लेकिन अभी रिसेंट ईयर में नीट अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, वो क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी दे रहा है, तो उसके लिए अपने को कि उसको अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैलकुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट। अब दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो लगातार कि भैया इनमें से कौन सा हो सकता है, इसका मतलब यार ये, और बाकी बच्चे जब पहला फुल सिलेबस देंगे उससे पहले 15 से 20 फुल सिलेबस दे चुके होंगे, तो उनके पहले फुल सिलेबस में और प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रही है, तो उसके ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं, उसके जो साइड इफेक्ट्स है कहीं ना कहीं अपने मार्क्स के रूप में दिखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रीनीट का एग्जाम तो हो चुका है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड कुछ बच्चों का स्कोर अभी भी जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना उनका स्कोर नहीं आया है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आगे आने वाले 2027 का जो नीट का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। अब नॉर्मली देखा जाए तो अपने को यह देखने को मिलता है कि यार कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, हद से ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना उनका स्कोर नहीं आया। उन्होंने अपने मन में सोचा था कि उनका जो स्कोर है वो अराउंड 600, 620, 640 तक आएगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उनका स्कोर 550, 500 की रेंज में रह गया। तो पहला आज का जो हम जनरल डिस्कशन करेंगे वो उन बच्चों के ऊपर करेंगे जो अभी अराउंड 480 से लेकर 550 की रेंज में है और जिनके माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ डाउट चल रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं फर्दर प्रिपेयर करूं या ना करूं, और करूं तो मैं मेरी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करूं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना जो स्कोर है वो 480 से लेकर 550 की रेंज में उनका स्कोर एक्सपेक्टेड बन रहा है। तो देखते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है अभी आगे आने वाले टाइम के दौरान। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो अभी अराउंड 450 से लेकर 550 की रेंज में है और वो सोच रहे हैं कि यार अपन लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे स्टार्ट करें। तो ऐसा तो नहीं है कि यार उनके कॉन्सेप्ट्स खराब है, क्योंकि जो बच्चा 450 से लेकर 550 तक इन टेस्ट के अंदर अचीव कर रहा है इसका मतलब उनके कॉन्सेप्ट तो एकदम सही मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है उनके कॉन्सेप्ट्स की। तो उनके कॉन्सेप्ट तो कंपेरेटिवली ठीक होंगे। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है उन्हें अपनी गलतियों को एनालाइज करने की। जो गलतियां उन्होंने की है, पूरी साल गलतियां की है, और वो गलतियां क्या क्या है चलो एक बार अपन लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे अपने पास सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता है, सपोज करो आपने बोला कि यार टाइम के साथ अपना सिलेबस क्या है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये वाली जो लाइन है वो अपने पास यहां पर जो है वो सिलेबस के लिए भी, सिलेबस टाइम के साथ बढ़ेगा। हम लोग ये उम्मीद करके चलते हैं कि यार टाइम के साथ सिलेबस बढ़ रहा है तो अपना स्कोर भी बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पीछे जितने भी लेसन हो चुके हैं उनकी प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रही है हमसे, और प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रही है तो उसके ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं, उसके जो साइड इफेक्ट्स है कहीं ना कहीं अपने मार्क्स के रूप में दिखते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उसकी वजह से अपने जो स्कोर है वो आपके पास टाइम के साथ स्कोर रिड्यूस होने लग जाता है। हमारा सिलेबस लगातार बढ़ रहा है, हमारा स्कोर या तो आपके पास कांस्टेंट रेंज में चल रहा है या फिर आपके पास लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो चलो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं कि यार इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए अपन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई है, एक रिवीजन पैटर्न, कि हम लोग एक रिवीजन पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। रिवीजन डे 1, डे 3, डे 7, डे 15, डे 30। तो चलो एक बार उसको ट्राई करके देखते हैं कि अपन लोग कैसे कर सकते हैं उसको। सपोज करो अपने पास यहां पर ये 2 महीने का कैलेंडर है अपने पास, ठीक है। अगर अपन लोग यहां पर अगर अपन 2 महीने का कैलेंडर है, अगर अपन लोग उसको देखते हैं तो अपने को क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले सपोज कीजिए कि अपन ने सबसे पहले कोई एक लेसन स्टार्ट कर लिया, ये रहा आपके पास, और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि ये रहा आपके पास बॉटनी का लेसन नंबर 1 जो आपने रिवाइज कर लिया। सेकंड डे आप क्या काम करोगे? सेकंड डे आपने कोई दूसरा लेसन उठा लिया, ये रहा आपके पास कोई दूसरा लेसन, ये रहा आपके पास जूलॉजी का लेसन नंबर 1।
थर्ड डे आप क्या करोगे? थर्ड डे आपने कोई तीसरा लेसन उठा लिया, ये रहा आपके पास यहाँ पर फिजिक्स का लेसन नंबर। फोर्थ डे आपने कोई और लेसन उठा लिया, तो ये रहा आपके पास, सपोज करो फोर्थ केमिस्ट्री का लेसन आपके। अब अपन ने सभी लेसन की एक एक बार रिवीजन कर लिया, तो उसके आगे क्या करें? फिर अपन लोग वापस वही पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि यार अपन लोग ना अभी एक बार रिवीजन हो चुकी है, तो उसकी दूसरी बार रिवीजन करने में टाइम अपने को कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली पहले के मुकाबले में तो टाइम अपने को कम ही लगना है। तो हम लोग वापस उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और बोलेंगे कि यार जो ये 5 तारीख है उसको अपन लोग वापस वही बॉटनी का लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो आपने वही बॉटनी का लेसन वापस रिवाइज किया, फिर आपने वापस वही जूलॉजी का किया, वही आपने किसका किया, केमिस्ट्री का किया या फिर फिजिक्स का किया, और ये पैटर्न अपने पास कंटिन्यू रहेगा। तो अपने रिवीजन कहां से स्टार्ट हुई यार? आपने लगातार 8 दिन तक, लगातार ज्यादा नहीं, दिन में 1-1 डेढ़ घंटा लगाया है और सिर्फ अपने पुराने लेसन्स को रिवाइज किया। क्योंकि जब तक अपन लोग अपने पुराने लेसन्स को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक अपनी उनके ऊपर कमांड नहीं बनेगी। जैसे जैसे टाइम चलेगा वैसे वैसे अपना स्कोर क्या है, डिक्रीज होने लग जाएगा या कांस्टेंट होने लग जाएगा, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है अपने लिए। और हम नहीं चाहते कि अब की बार हमारी लाइफ में कोई भी इस तरीके का नेगेटिव सिग्नल आए। तो हम लोग इस पॉलिसी को कैसे स्टार्ट करेंगे कि आपने पहले यहां पर स्टार्ट कर दिया, फिर आपने लगातार 10 डेज के अंदर उस लेसन की 2 बार रिवीजन करनी है ताकि आपकी उस लेसन के ऊपर कमांड अच्छी हो जाए। अब हमने पहले ये स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट किया, फिर अपन लोग कोई दूसरा लेसन भी उठा सकते हैं यहाँ पर। फिर अपन लोग 9 तारीख को आप उठाएंगे बॉटनी का लेसन नंबर 2, जूलॉजी का लेसन नंबर 2, फिजिक्स का लेसन नंबर 2, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2। फिर अपन लोग वापस पैटर्न में लग जाएंगे, यहां पर अपने पास बॉटनी का लेसन नंबर 2 दूसरी बार, जूलॉजी का लेसन नंबर 2 दूसरी बार, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 दूसरी बार, फिजिक्स का लेसन नंबर 2 दूसरी बार। तो अपने पास सभी लेसन्स की 2-2 बार रिवीजन हो चुकी है। अब डे 16 पर आने के बाद अपने को ऐसे फील होने लग जाएगा कि यार डे 1 पे जो अपन ने लेसन किया था उसमें थोड़ी सी कहीं ना कमी रह गई होगी। फिर अपन लोग वापस एक क्विक रिवीजन डालेंगे 1 घंटे की, और उसके अंदर उस लेसन को क्या करेंगे, वापस रिकॉल करेंगे। और जैसे जैसे अपन लोग टाइम के साथ पॉलिसी को कैसे चलाएंगे अपन लोग, कि पहली रिवीजन अपनी चलेगी डे 1 पे, दूसरी रिवीजन अपनी पास हो जाएगी डे 4 के ऊपर, फिर अपनी तीसरी रिवीजन हो जाएगी अपने पास डे 7 पे, और चौथी रिवीजन हो जाएगी अपने पास डे 15, एंड देन लास्ट रिवीजन अपने डे 30। अगर अपन लोग कोई भी लेसन की लगातार विद इन 45 डेज के अंदर 4 से 5 रिवीजन अगर अपन लोग कर लेते हैं एक प्रॉपर इंटरवल के बाद, एक प्रॉपर टाइम के बाद, तो अपना स्कोर और अपनी उस लेसन के ऊपर कमांड और अपना उस लेसन के ऊपर कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आएगा, कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में भी दिखेगा, कहीं ना कहीं आपके स्कोर में भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर एक बार आपका स्कोर लगातार पुश हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही रिजल्ट दिखाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको एक कितने लेवल पर ले जाता है कि आपके स्कोर को कोई नहीं रोक सकता, चाहे एग्जाम कितना ही आसान आए, चाहे कितना भी मुश्किल आए। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में नीट अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी दे रहा है, तो उसके लिए अपने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे पहले अपने को डीपीपी तो सोल्व करनी ही करनी चाहिए हर हाल में। देन अपन लोग मॉड्यूल की तरफ जाएंगे, और उसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व करें। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली एक पैटर्न बनाए कि भैया बॉटनी और जूलॉजी के डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करें, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेली 30 क्वेश्चन सोल्व करें, तो वीक के अंदर आपने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए? यहां पर आपने 350 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और यहां पर आपने अराउंड 210 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और अगर आप एक लेसन में 350 बॉटनी और जूलॉजी के और 210 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लस उनके आप डाउट्स भी ले रहे हो, क्योंकि जब तक आप रेगुलरली डाउट नहीं लोगे, टीचर से कनेक्ट नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इस क्वेश्चन में मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं। आपको आंसर आना जरूरी नहीं है, आपको उसकी गड़बड़ को निकालना जरूरी है।
अब जो बच्चे लगातार इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को अराउंड अराउंड अगर आपको रफ आइडिया दिया जाए तो 5 मंथ के अराउंड उसको अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मोटा मोटा टारगेट लेके चले तो कोई बच्चा नवंबर के अंदर या दिसंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तो पहले से ही अच्छे हैं। बस उसको क्या चाहिए, बस उसको एक पैटर्न चाहिए, उसको एक लगातार रिवीजन चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चा टारगेट लेके चले कि वो नवंबर तक अपना सिलेबस फिनिश कर दे। देन सपोज करो नवंबर तक नहीं हो पाता तो सपोज करो हम लोग उसको डेडलाइन दे देते हैं कि दिसंबर तक अपना सिलेबस तो फिनिश करेगा ही करेगा वो अपना बच्चा। अब नवंबर और दिसंबर तक अगर उसका सिलेबस फिनिश हो जाता है देन अपन लोग उसके फुल सिलेबस टेस्ट लेने लग जाएंगे, जिसको अपन लोग इन शॉर्ट बोलते हैं एफएसटी। कम से कम वो बच्चा 100 एफएसटी दे, और अगर वो बच्चा 100 एफएसटी देगा, 100 पेपर को एनालाइज करेगा, तो वो अपनी बहुत सारी गलतियों को ढूंढ सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की बायो स्ट्रांग होती है तो वो पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चों की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है तो वो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चों की फिजिक्स स्ट्रांग होती है फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। उनको एक आइडिया लगना चाहिए कि भैया मैं पहले कौन सा अटेम्प्ट करूं, किसको अटेम्प्ट करने में मेरे को कितना टाइम लगता है, पेपर अगर लेंथी है तो मेरा उसमें कितना स्कोर आना चाहिए, पेपर अगर इजी है तो मेरा उसमें स्कोर कितना आना चाहिए, वगैरह वगैरह सारे आउटकम उसके माइंड में रहने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो 100 पेपर देगा तो हर पेपर का वो एनालिसिस भी करेगा। अगर वो एनालिसिस करेगा अपने पास, तो एनालिसिस होने के बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा नॉर्मली कि भैया सपोज करो कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम की कोई ना कोई। अब क्वेश्चन नंबर में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज करो वो क्वेश्चन आपके पास 1 है वो फिजिक्स का आपके पास, अगर क्वेश्चन 1 अगर फिजिक्स का है तो उसमें उसने क्या प्रॉब्लम की है पहले अपने को वो देखना पड़ेगा। क्या उसने कैलकुलेशन मिस्टेक की है कि भैया उसकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई हो। अगर हम देखते हैं कि लगातार उसने क्वेश्चन 1 में भी, 7 में भी, 10 में भी, 20 में भी, 25 में भी, 30 में भी, 35 में भी, 40 में भी, लगातार 7 से 8 क्वेश्चन में उसने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। इसका मतलब उस बच्चे की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो ही और शी शुड इंप्रूव हर कैलकुलेशन, कि उसको अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैलकुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, यहां हो सकता है कि वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहा हो, यानी कि वो चीजों को समझ कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। गलतियां तो वहां भी हो सकती है, क्या वो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग रहेगा। और रॉन्ग ओएमआर फिलिंग, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शंस में से अपन लोग क्या काम करते हैं, 2 ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर देते हैं। भैया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं किसी भी केस में, तो ऑप्शन बचेगा आपके पास सी और ऑप्शन बचेगा आपके पास डी। अब सी और डी ऑप्शन में आपके पास प्रॉब्लम है भैया कि आपने सपोज करो आपके पास आया ऑप्शन ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। आपने 2 को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया कि ये 2 तो होंगे ही नहीं भैया, तो अपने पास बचेगा कि अपने पास बच गए ऑप्शन और सी और डी। अब इसमें आपके पास कोई ना कोई ये रहेगी कंफ्यूजन कि भैया प्रॉब्लम है तो है कहां पर। अब 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो लगातार कि भैया इनमें से कौन सा हो सकता है। इसका मतलब यार ये कंफ्यूजन है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन है। या फिर आप लोग क्या काम करते हो, या फिर आप नॉर्मली ऐसे कर देते हो कुछ केसेस के अंदर कि आपने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तब तो उसका आंसर लगा दिया सी, लेकिन जब ओएमआर फिलिंग कर रहे थे उस दौरान आपने उसका आंसर क्या लगा दिया, डी। पहले आपने सोचा कि उत्तर आएगा सी, बाद में आपने उत्तर लगा दिया उसका डी, यानी कि आपकी गट फीलिंग बोल रही है आपको कि यार इसका उत्तर ये नहीं होगा, और गट फीलिंग की वजह से आप अपना आंसर क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो आपको इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर, बारीक चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, और जितना आप इन चीजों पर काम करोगे उतने आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगी। धीरे धीरे अपन इन चीजों पे काम करेंगे, अपना स्कोर इंप्रूव होगा लगातार। पहले 5 टेस्ट में तो आपका स्कोर बिल्कुल कम आएगा, देन थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, देन थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, और टाइम के साथ अगर आपने 10 से 15 टेस्ट दे दिए तो आपका स्कोर काफी हद तक बढ़िया हो जाएगा। क्यों अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, सपोज करो टाइम शॉर्ट रह गया अपने पास, फिजिक्स सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बायो को ही अटेम्प्ट करने में आपके पास 1 घंटा 20 मिनट लग गए आपके पास,
केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया 50-60 मिनट लग गए, बायो को अटेम्प्ट करने में टाइम बच, फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा आपके पास, तो यानी कि वो टाइम शॉर्ट है, यानी कि आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। या फिर आपके पास वो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है वो आपके पास, और या फिर आपने वो टॉपिक रिवाइज नहीं किया प्रॉपरली। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक बच्चा लगातार फेस करता रहता है। तो हमें उस हर एक चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा टाइम के साथ, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितने ज्यादा आप फुल सिलेबस के पेपर दोगे, उतना आपका स्कोर बढ़िया आएगा। और ये कहीं ना कहीं प्रूव भी हो चुका है, लगातार मार्क्स इंप्रूव होंगे आपके। तो हमें इन चीजों के ऊपर लगातार टाइम से फोकस करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल बच्चा क्या काम करता है इसकी जगह, वो अपना सिलेबस खत्म करता है फरवरी के एंड तक या फिर मिड मार्च तक, और मिड मार्च के बाद जब वो फुल सिलेबस देता है तो उस केस में उसके जो मार्क्स है वो स्टार्टिंग के 5 से 7 टेस्ट में तो आने नहीं है फुल सिलेबस में, और जब स्टार्टिंग के 5 से 7 टेस्ट में उसके फुल सिलेबस में मार्क्स नहीं आएंगे तो उसको डिमोटिवेशन होगा, स्ट्रेस होगा, और वो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है, वो दिक्कत ही दिक्कत आप सभी के लिए। तो हमें उन चीजों को धीरे धीरे टाइम से पहले ही कवर कर देना होगा। अगर सपोज करो यार आपा ने जनवरी के अंदर ही फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिया, तो पूरी जनवरी में सपोज करो आपा ने 5 से 7 फुल सिलेबस दिए, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए, लेकिन हमारे पास फरवरी है पूरी कवर करने के लिए, मार्च है। तो जब बाकी बच्चे फुल सिलेबस देना, अपना पहला फुल सिलेबस देंगे, उससे पहले आपा ने कम से कम 15 से 20 फुल सिलेबस दे चुके होंगे, और बाकी बच्चे जब पहला फुल सिलेबस देंगे उससे पहले 15 से 20 फुल सिलेबस दे चुके होंगे, तो उनके पहले फुल सिलेबस में बाकी नॉर्मल बच्चों के मार्क्स आएंगे अराउंड 450 टू 500, और आपके उसी टाइम पर आपके मार्क्स बन रहे होंगे 600 की रेंज में। और वो 600 की रेंज में मार्क्स आने के पीछे रीजन एक ही है, क्योंकि आप 15 से 20 फुल सिलेबस देके अपने छोटी छोटी गलतियों को इंप्रूव कर चुके होंगे। तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप जो बच्चे लगातार स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं वो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और ऐसा ना हो कि पूरी साल निकल जाए उसके बाद आप लोग सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूं। फिर आप अगर जनवरी में आके टीचर से पूछते हो, अपने फैकल्टी से पूछते हो, अपने मेंटर से पूछते हो कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन रहता है कि यार अब तो टाइम कम है, अब तो दिक्कत ही दिक्कत है सारी की सारी। तो आई होप आपको ये मेरी बातें सारी की सारी समझ में आई होगी। दूसरा जो फेज है इस वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि क्लास 12 से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जिनका फर्स्ट ड्रॉप है, जिनके मार्क्स आपके पास अभी भी लगभग 150 से लेके 350, 400, 500 की रेंज में आ रहे हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए हम मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।